का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और जो 12 PM पे हमारी क्लास आती है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की आती है, PYQ आती है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र वो हम लोग का सामाजिक अध्ययन का पेपर है और सन 2023 का है। हम लोग सन 2023 के सारे पेपर सॉल्व करने के बाद हम लोग सन 2022 का पढ़ेंगे, फिर 21 का पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं आपको सन 2015 तक के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कराऊंगी। साथ में शाम को हमारी एक वीडियो आती है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ रहे थे। पवन सीरीज, अग्रवाल सीरीज, राजन सीरीज, ये तीनों हो गया है। अब मैं शाम को जो वीडियो लाती हूँ उसमें हमारा क्या रहता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वह सन 2023 से लेके सन 2015 तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक ही वीडियो में रहते हैं। हम लोगों का जो प्रारंभिक शिक्षा का आ चुका है नवीन प्रयास के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ गए हैं। आज जो आएगा वो साइंस का रहेगा। साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे एक ही वीडियो में सन 2023 से लेके सन 2015 तक के सारे जो प्रश्न हैं एक ही वीडियो में आएगा। मात्र 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगे। 50 क्वेश्चन है, क्या 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में? 5 नहीं मिलेगा तो 4 तो मिलेंगे ही ना। अगर 15 मिनट में 4 क्वेश्चन मिल जा रहा है आपके एग्ज़ाम में तो आपके लिए कितना हेल्प रहेगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामाजिक अध्ययन। अगर इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा मतलब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ें, जानकारी लें। तो 15 आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 15 आपके वेरी शॉर्ट रहते हैं। ये आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, ये भी आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। बचे हुए जो 10 क्वेश्चन हैं ये 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल आपका 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर लाना आप लोग के लिए ज़रूरी रहता है। अगर आप 25 नंबर से 1 नंबर भी कम लेके आए तो आपका जो रिज़ल्ट है वहाँ पे आपको फेल लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? फेल लिख के आएगा। तो आप अपने रिज़ल्ट में फेल मत लिखाइए, पास लिखाइए। इसलिए आप अभी से तैयारी करिए और आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए और आपका परसेंटेज भी अच्छा बने। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इस संविधान के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। मतलब इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। न्याय पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्याय पंचायत में एक सरपंच तथा एक क्या होते हैं? उप सरपंच होते हैं। न्याय पंचायत में क्या होता है कि एक सरपंच होते हैं और एक क्या होते हैं? उप सरपंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखते हैं। वर्तमान में CAG कौन है? वर्तमान में CAG कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। इसको आप याद रखिएगा कि वर्तमान में जो CAG हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वर्तमान में CAG भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या होता है CAG का? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वे देश के 14वें CAG हैं। जबकि देश के पहले CAG कौन थे? वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव थे। आप अगर आराम से इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो मैं कहती हूँ 15 में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मिलेंगे ज़रूर। 1 से 2 मैं कम से कम लेती हूँ क्योंकि अभी हम लोग को सन 2022 का पढ़ना है। 21 अगर सारे में से 2-2 मिल गए तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। भारत के जो राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? सीता रमैया ने। किसने कहा था? सीता रमैया ने कहा था। इस पे शायद स्टार लगा है, इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है।
समानतावाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो ये 15वीं सदी में हुआ था। विद्वानों के अनुसार समानतावाद का पतन 14वीं सदी से शुरू होकर 15वीं सदी तक क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? मैग्नाइट जो है, मेगानाइट का सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। इसमें 72.5% तक क्या होता है? लोहा होता है। अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? तो अकबर के जो 9 रत्न हैं उसमें कौन नहीं शामिल था? रैदास। अकबर के दरबार के 9 रत्न: अब्बुल फजल इतिहासकार अकबरनामा, फैजी लेखक पंचतंत्र, रामायण महाभारत फारसी में अनुवाद किया था। ये सारे क्या हैं? अकबर के 9 रत्न, 9 रत्नों के नाम दिए हुए हैं। आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को पुश करके। मैं आगे पढ़ाती हूँ। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको लिख जरूर लीजिए। और मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। लिखने से आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये जलाउद्दीन खिलजी की हत्या पर क्या किए थे? इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। जौहर प्रथा प्रचलित थी। जौहर प्रथा प्रचलित थी कब से? जौहर प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। मध्यकालीन राजस्थान निरंतर युद्धरत था और जब युद्धों में राजपूतों की जीत की आशा समाप्त हो जाती थी तो उनकी विधवा पत्नियां अपने लाज के बचाव के लिए एक साथ स्वयं को अग्नि भस्म कर देती थी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जौहर प्रथा कहते हैं। एक सेकंड। मुद्रा का नियमन कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई करता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? यह लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। लघु उद्योग विकास बैंक। लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया था। और आप पढ़ लीजिएगा इसको। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। बस इतना ही पूछता है, इसके बारे में इतना नहीं पूछता है। जहाँ मैं जो पूछने वाला रहेगा, जैसे कि जो वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? ये तो हर कोई जानता होगा। हेन सेंग जो थे वो भारत के पहले आने वाले चीनी यात्री थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उन्होंने किस मार्ग से खोज की थी, कब आए थे। भारत आने वाले पहले यात्री फाहान 405 से 411 ईस्वी तक। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, जबकि हेन सेंग जो है वो 623 से 645 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक शी या की। इसने हर्षवर्धन का शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इबन बतूता मोरक्को ने 1333 से 1347 ईस्वी में एक अरब यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? रेहला थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। मेग्नेस्थिस चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में भारत आया था। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ये पूछता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेग्नेस्थिस ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में आपके। ये डीएलएड में ही नहीं, टेट सीटेट में भी पूछता है। ये क्वेश्चन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आया भी था और वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मौसिन राम है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। 8 मिनट 3 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 3 सेकेंड लगता है। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे। हम लोग के जो जितने भी वेरी शॉर्ट प्रश्न थे हम लोगों ने उसको देख लिया। अब हम लोग वेरी शॉर्ट प्रश्नों को पढ़ेंगे। 15 जो थे क्या थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। 15 ही हम लोग के अति लघु क्वेश्चन रहेंगे।
गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। गुलाम वंश ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। गुलामी करना है एसएसटी को पास करने के लिए, समाजी विज्ञान में अच्छा नंबर लाने के लिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जब तक हम लोग को एसएसटी पढ़ना है हम लोग को गुलाम वंश की गुलामी तो करनी ही पड़ेगी, बस एग्ज़ाम पास करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का संस्थापक था। कब से? 1206 से 1210 तक गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन और ऐबक ने क्या कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने दिल्ली में क्या किया था? कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा का क्या कराया था? निर्माण कराया था तथा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया था। सनाउद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक कितने से कितने शासनकाल तक था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम बताइए। गुप्त साम्राज्य का कालक्रम और इसके प्रमुख शासक। श्री गुप्त जो थे वो 240 से 280 ईस्वी तक गुप्त वंश का संस्थापक था। श्री गुप्त किसके संस्थापक थे? गुप्त वंश के। घटोत्कच जो है श्री गुप्त के साथ साथ उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त के साथ साथ महाराज की भी उपाधि धारण किसने? घटोत्कच ने। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये 319 से 334 ईस्वी तक महाराजा गिरिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? पहला शासक था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? समुद्र गुप्त वंश का प्रतापी शासक भारत के नेपोलियन के नाम से जानता था। समुद्रगुप्त जो थे वो क्या जाने जाते थे? भारत के नेपोलियन के नाम से परिचित थे। ये कब आए थे? तो 335 से 380 ईस्वी तक। नेक्स्ट, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? रॉक चट्टान खनिज अंशों के गुणों के संयोजक के साथ खनिज संग्रह हैं। चट्टानों के प्रकार अगर बात करें तो अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अग्नीय चट्टान क्या है? ग्रेनाइट, अभ्रक और कॉर्टेज। अवसादी चट्टान क्या है? सेंधा नमक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। आपसे ऐसे क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव में उदाहरण दे देगा। अग्नीय चट्टान है, एक दे देगा ग्रेनाइट या अभ्रक, कोई भी एक दे देगा, और 3 इसका अवसादी चट्टान का दे देगा। उसी में आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अग्नीय चट्टान क्या है? ग्रेनाइट है, अभ्रक है और कॉर्टेज है। अवसादी चट्टान क्या हो गया? सेंधा नमक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। रूपांतरित चट्टान क्या हो गया? संगमरमर, कॉर्टाइज और स्लेट हैं। ये क्या है? रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? ये पृथ्वी की जो आकृति है ये आपसे 1 नंबर में पूछता है। अब मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वास्तव में जो पृथ्वी का आकार क्या है? चपटा और अंडाकार है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर सीमा रेखा पर स्थित हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में मोरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11.50 किलोमीटर है। ये आप इसको याद रखें। पृथ्वी की आकृति कैसी है? चपटा और अंडाकार है।
बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? पूछ रहा है कि बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है। तो बेसाल्ट चट्टान बहिर्वर्धी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सामान्यतः चट्टानों के कितने प्रकार हैं? 3। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये जो 3 चट्टानें हैं इनको आप याद रखिएगा कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो चट्टान है वो 3 प्रकार के होते हैं। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और क्या है? रूपांतरित चट्टान। इन तीनों को आप याद रखिए अच्छे से। अग्नेय चट्टान क्या है? इस प्रकार के चट्टानें लावा विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टानें खनिजों के जमने के बाद बनती है। जमने से बाद बनती या 2 प्रकार की होती, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी। नेक्स्ट क्या है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान से क्वेश्चन पूछता ही है। मूल कर्तव्यों की संख्या। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का 4 A में जोड़ा गया है। मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2022 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 21 भाग 4 का की सूची के बद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखते हैं। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? क्या है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वह प्रथम 543 से 566 ईस्वी में, जिसने बादामी वातापी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। कीर्तिवर्मन पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय ने पालव वंश के महेंद्र वर्मन को हराया था। चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक विजयादित्य तथा अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवान द्वितीय था। ये आपको ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही बार में याद हो जाएगा। जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 8th के बाद हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है। तो आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत भूमि पर श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति के सबसे बड़े डेयरी विकास आंदोलन में से एक थे। डेयरी विकास आंदोलनों में से एक थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के विकास के 3 चरणों में हुआ था। पहला जो था वो 1970 से 1980 तक था। द्वितीय चरण 1981 से 85 के मध्य हुआ और तृतीय चरण क्या था? 1986 से 96, मतलब 10-10 ईयर का इसमें क्या था? गैप था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय कृषि के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर कृषि के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको ये वर्ड थोड़ा टफ पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से 2 से 3 बार मैं सन 2023, 22, 21 जब कराऊंगी तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ईजिली हो जाएगा। सूर्य ग्रहण क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आता है? चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, इसके मध्य में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया, तो क्या हो गया? सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से क्या कर रहा है? रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होता है। एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं। इस घटना के दौरान पृथ्वी को चंद्रमा की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण को देखा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, संपूर्ण सूर्य ग्रहण और एक क्या होता है? हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्या है?
मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इसे भारत का मेघना का काटा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकारों को प्रदान करते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में क्या कहा गया है? समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किस में है? 23 से 24 में। ये आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में भी कि समता का अधिकार अनुच्छेद किस में है, तो ये 14 से 18 में। स्वतंत्रता का पूछ लेगा। और भी अभी दिया हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मूल संविधान संपत्ति का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 31 में भी शामिल है। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन प्रकृति रूप से होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल और वायु जैसी प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना शामिल है। मृदा अपरदन क्या है कि सभी प्रकार की भू आकृतियों को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। मृदा अपरदन के 2 प्रकार पूछ रहा है, तो जल अपरदन और एक क्या हो गया? वायु अपरदन। जल अपरदन के अंतर्गत क्या आएगा? वर्षा, परत, रिल, धारातल, बड़ी अवनलिका अपरदन। ये सब क्या है? मृदा अपरदन। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र राजनीतिक कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित एक क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मौर्य काल के प्रशासन की झलक प्रस्तुत करता है। इसके लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त व कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा सलाहकार भी थे। अर्थशास्त्र को चाणक्य की प्रशिक्षण नियमावली माना जाता है, जिसके द्वारा उन्हें चंद्रगुप्त को एक नगर में एक सम्राट के रूप में बदल दिया। ये 1 नंबर का आंसर आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। डायरेक्ट आंसर इसका आप लिखिए। इतनी बड़ी कहानी लिखने से आपको तब भी 1 नंबर मिलेगा, और आप छोटा सा बस इतना लिख देंगे कि इसकी रचना किसने की? इसकी रचना चाणक्य ने की, तब भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यही तो पूछ रहा है ना, तो आप बस इतना लिख दीजिए कि भारत अक्षांश रूप से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी रूप से पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। इतना कहानी लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। भारत अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर रूप से पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है कि भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? यही पूछा है ना। 20 अक्टूबर 1962 चीन तथा अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया था, जिसे 1962 में चीन भारत के युद्ध नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान चीन का पीपुल्स लिबरेशन कब हुआ पूछ रहा है, तो 1962 में हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि आर्मी द लद्दाख मैकमोहन रेखा पर भारत का आक्रमण किया था। चीन द्वारा विराम सिज फायर की घोषणा के बाद 21 नवंबर 1962 के युद्ध समाप्त हुए थे। तो ये खाली पूछा था कि कब हुआ था, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1962 में हुआ था। 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक समय मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। बस इतना लिख दीजिए, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक समय मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है।
अब हम लोग आ गए लघु उत्तरीय, जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स का रहता है ये। अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। अच्छे नागरिक के जो गुण हैं, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता होना, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सहभागिता प्रदर्शन करना, संविधान का आदर करना तथा सच्चाई और ईमानदारी से रहना, ये क्या है, अच्छे नागरिक के गुण हैं। दूसरों के प्रति आदर, सम्मान, मेहनती, वफादार, अपने जीवन को एक निर्धारित लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का ग्रहण करना, पर्यावरण जागरूकता तथा वृक्षारोपण को बढ़ाना, सामाजिक साक्षरता तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ये क्या है, एक जिम्मेदार नागरिक के, एक अच्छे नागरिक के गुण। ये आप बहुत ही आराम से लिखेंगे। वनों से होने वाले लाभ बताइए। वन ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर अन्य पौधों की वृद्धि और विकास के लिए समर्पित हो, उसे वन कहा जाता है। वन के विभिन्न लाभ हैं। वन वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 के स्तर को बनाए रखने में क्या कर रही है, सहायता प्रदान करती है, जो मानव तथा अन्य प्राणियों के जीवन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वनों द्वारा पृथ्वी के तापमान नियमन व ग्लोबल वार्मिंग के कम करने को सहायता प्रदान करती है। वन ध्वनि प्रदूषण सहित अन्य प्रदूषकों को कम करने में सहायता। वन जो है वो जल प्रवाह रोकते हैं तथा पृथ्वी में जल के अवशोषण की सहायता करते हैं तथा बाढ़ के दौरान मृदा अपरदन की भी कमी करती है। आप यही इतना 4 लाइन लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। वनों से हरा चारा, ईंधन, इमारतें, लकड़ी, औषधियाँ, रेशे, फल किसी उपकरण हेतु, लघु प्रकोष्ठ तथा विभिन्न हेतु कच्चे माल की प्राप्ति। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत ही आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं बिना पढ़े ही, इसलिए इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुद्रास्फीति से क्या आशय है? मुद्रास्फीति ऐसी अवस्था है जब मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या होता है मुद्रास्फीति, क्या होती है कि जब मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा हो जाता है, मतलब किसी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उस वस्तु की क्या कमी हो जाती है, तो क्या होता है कि उसकी कीमत में बढ़ोतरी कर दी जाती है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्यों और सूचियों के आधार पर होता है, थोक मूल्य पर, उपभोक्ता मूल्य पर। CPI क्या है, मुद्रास्फीति 2 कारणों से होता है। मांग जनित कारण, लागत जनित कारण। मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या है, निवेश वस्तुओं पर प्रभाव, निश्चित आय वर्ग वालों पर, ऋणित तथा ऋणदाताओं पर, बचत पर, कृषकों पर, भुगतान संतुलन पर, और क्या है, करों पर, उत्पादकताओं पर। ये सब क्या है, मुद्रास्फीति। उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। मूल्यता, इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना। उदासीनीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उदारीकरण का प्रभाव कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों में दिखाई देता है। बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर का ही आता है। इतना आप इसकी भी कर लेंगे, इतना ही लिख देंगे और उतना वो लिख देंगे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। आप वीडियो को पुश करके आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें लिखिए। उदारीकरण में उद्योग की स्थिति को सुधरी, औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के विदेश में उच्च तकनीकी प्राप्त करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्या है, अपरदन को परिभाषित कीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं करा रही हूँ क्योंकि 2 नंबर में आपको बहुत कहानी नहीं लिखनी है, मुश्किल से 4 से 5 लाइन लिखना रहता है और 1 नंबर में आपको 2 से 3 लाइन। इसी में आपको अगर आप जो चीज़ पूछ रहा है आप एग्जैक्ट वही आंसर देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर में आपको कहानी लिखने के लिए नहीं कहता है। मृदा अपरदन को परिभाषित कीजिए। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटने वाली एक भौतिक घटना है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसी प्राकृतिक भौतिक बलों, भूमि की ऊपरी मृदा के कारण अलग
कर बहा ले जाने में सम्मिलित है। बहा ले जाने में क्या होती है? सम्मिलित होती है। मृदा अपरदन के दो प्रकार होते हैं, जल और क्या होता है? वायु पवन अपरदन। जल अपरदन क्या है? जल के द्वारा मृदा को बहाव या ह्रास जलज अपरदन कहलाता है। जल अपरदन के विभिन्न प्रकार हैं, वर्षा जल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और क्या है? धरातल अपरदन, बड़ी अवनलिका अपरदन। पवन वायु अपरदन क्या है? इस प्रकार का अपरदन वहाँ होता है जहाँ की भूमि मुख्यतः समतल, अनावृत, शुष्क एवं रेताली तथा मृदा ढीली, शुष्क एवं बारीक धानेदार होती है। मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारक क्या हैं? भूस्थलीकृत कारक, मानवीय कारक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। मोहम्मद गजनवी क्षेत्र के सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो गजनवी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गजनवी को धन अर्जित करने और भारतीय उपमहाद्वीपों के क्षेत्र में इस्लाम के प्रभाव को फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण किया। यह मध्य एशिया में अपने प्रभुत्व को क्या करना चाहता था? प्रदर्शित करना चाहता था। मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को एकत्रित अपार संपदा को लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। इस दौरान मोहम्मद गजनवी ने एक शक्तिशाली सेना तथा बहुत सारा धन एकत्रित किया। 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी के कुछ आक्रमण राजा जयपाल पर आक्रमण, आनंदपाल पर आक्रमण, मथुरा कन्नौज पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, ये सब पूछता है। सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गजनवी ने किया। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों पर भारत पर क्या प्रभाव था कि राजाओं की शक्ति पे आघात हुआ, भारतीय सैन्य में दुर्बलता आई, अतुल संपत्ति विदेश ले जाना पड़ा, स्थापत्य कला नमूनों को नष्ट करना पड़ा, पंजाब का भारतीय क्षेत्र संबंध विच्छेद हुआ, इस्लामी आक्रांताओं का अग्रदूत काम हुआ, भारत पर आक्रमण के नए भागों की पहचान हुई, भारतीय मानसिकता की भी क्या हुई? पहचान हुई। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि संविधान की विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? इसमें सबसे विस्तृत लिखित संविधान, लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान से प्रेरित, कठोरता और लचीलापन का समायोजन, एकमैकता, शासन संघीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की विशेषता अगर आप कोई 4 ही 5 लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि बजट क्या है। बस 2 क्वेश्चन आप लोगों के और बचे हैं। इसके बाद सन 2023 का जो ये सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र था ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैं आप लोगों को जो सन 2023 से लेके सन 2015 या 16 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। बजट क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण AFS कहा जाता है। बजट सरकार के व्यय, कर लगने के योजना और अन्य लेन देन जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने का ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट है। वित्तीय मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार हेतु तो क्या करता है? उत्तरदायी नोडल निकाय है। बजट के घटक क्या हैं? बजट के 3 घटक हैं। व्यय, प्राप्तियां, घाटा। देश में बजट देश की वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आगामी 1 वर्ष के सभी खर्च एवं प्राप्तियों का क्या होता है? लक्ष्य होता है। समग्र रूप से बजट के शामिल बिंदु क्या हैं? राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने का तरीका, व्यय अनुमान, ये सब क्या है? बजट में शामिल किए जाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्ययों का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिवेशन का कारण आने वाले वर्ष की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ।
नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि गुप्तकालीन के पतन कारणों का उल्लेख कीजिए। गुप्त साम्राज्य का पतन 550 ईस्वी में हो गया था। गुप्त के उत्तराधिकारी आयोग निकले जो हुड़ों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। हुड़ों ने तोरामार के नेतृत्व में फिर हमला किया और ग्वालियर तथा मालवा तक के एक बड़े क्षेत्र का आधिपत्य कायम कर लिया। इसके बाद सन 606 ईस्वी में हर्ष का शासन आने के पहले अराजकता छाई हुई। हुड़ ज़्यादा समय तक शासन न कर सके थे। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहयोगिता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखो तो गुप्त काल में बारहुत, अमारवती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों को कुषाणकालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्य के कालीन नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता एक और कालिदास ने मेघदूत, ऋतु संहार तथा अभिज्ञान शकुंतला की रचना की थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहाँ एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना और सूर्य की केंद्रीयता ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर बारामीहर ने चंद्र की शुरुआत की। गुप्तकालीन में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य स्थापना तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिसमें यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के वे सभी आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप इसको देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से जितने भी ज़रूरी क्लासेस होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगी वो सभी यहाँ पे कराए जाएंगे। और आप गारंटी लेती हूँ कि जिन बच्चों का बैक लगा है साइंस में या मैथ में, उन सब का बैक नहीं लगेगा। आप अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।